नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो भारत के माननीय राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 बिंदुओं पर परामर्श मांगा है या फिर उसके संबंध में जानकारी मांगी गई है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा, जिसका संबंध खास करके अनुच्छेद 201 और 200 के लेकर के यह विवाद बना है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि के संदर्भ में यह मामला उठा है, तो उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नई कविता के दौर में कवि धूमिल ने एक कविता लिखा था, जिसकी 2 पंक्तियाँ मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ कि भारतीय लोकतंत्र एक तमाशा है, जिसकी जान मदारी का आशा है। मेरा कहने का इस कविता के पंक्तियों का चरितार्थ यह है या अर्थ यह है कि आज के संदर्भ में भारत का जो लोकतंत्र को एक तमाशा बना दिया गया। जिस तरह से तमाशा में आगे का पता नहीं चलता है कि तमाशा दिखाने वाला मदारी क्या करेगा, क्या दिखाएगा, जब तक वो कुछ नया नहीं करता तब तक दर्शकों में संदेह की भावना बनी रहती है। उसी तरह से आज की सरकार किसी भी विषय पर हो, जैसे मान लिया जाए कि अभी पहलगांव की घटना घटी जो 2025 में घटी, उसके बाद तुरंत जनता की आक्रोश को रोकने के लिए भारत सरकार जनगणना का मुद्दा लेकर के आ जाती है, ताकि देश के जनता का ध्यान पहलगांव की घटना की ओर से भटक करके जातीय जनगणना पे आ जाए। उसी तरह से बहुत सा ऐसे उदाहरण हैं कि जनता का ध्यान को भटकाने के लिए भारत सरकार मदारी की तरह काम कर रही। दूसरी बात जो राष्ट्रपति ने कहा है, जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति प्रदान करती है, तो इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और प्रजातंत्र के बीच एक कड़ी की काम करती है। जो कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति भी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और न्यायालय के संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायालय उच्च पद पर विराजमान है। तो 143 के अंतर्गत जो भी ये परामर्श देंगे वो संवैधानिक दायरे में देंगे और सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो एक इस पर शेर भी कहा गया है कि पढ़ने के लिए जिसको हमने सिखाया वही आज मुझे चलना सिखा रहा। इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको अपने परामर्श दे करके, चाहे भारत सरकार हो चाहे राष्ट्रपति हो, जिसको कानून के बारे में सिखाया, आज वही इनको चलने के लिए सिखा रहा है। मतलब इनकी इंटेलेक्चुअलिटी पर या इनके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो विवाद उत्पन्न हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानूनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए, तो केरला के मठाधीश केशवानंदन भारती केस 24 अप्रैल 1973 में एक निर्णय आया था कि देश में न सरकार सर्वोच्च है न न्यायालय सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान है। इस चलते संविधान के
आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति जी ने पूछा है कि आप किस आधार पे संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कोई भी डिसीजन लेने के लिए निश्चित समय है, क्योंकि कहीं पे कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया। जैसा संविधान के जो व्याख्याकार हैं, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, या जो सॉलिसिटर जनरल हैं या अटॉर्नी जनरल हैं, उनको मानना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई संविधान में संशय उत्पन्न होता है तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेती है और वहीं से अपना निर्णय सुनाती है। तो इसी संदर्भ में उसी समय 1973 में ही प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग भी माना गया, क्योंकि बहुत लोग आक्षेप लगाते थे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, इसलिए वहाँ से कोई भी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना का भाग माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, तब वहाँ से इनकी विश्लेषण की शक्ति बढ़ गई। तो इस चलते भारतीय संविधान का प्रारंभ ही हम भारत के लोक से, भारत के संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य से शुरू होता है और वहाँ पे भी लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो यहीं से सर्वोच्च न्यायालय ने जो तमिलनाडु के जो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष पेंडिंग पड़े हुए थे, उसको उन्होंने पारित करने का आदेश दिया और अति शीघ्र तमिलनाडु सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो इस तरह के बहुत सा जो निर्णय है 142 में है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है कि वो अपनी शक्तियों को इम्प्लीमेंट करवाए, जो वो निर्णय दे। इसी को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पर प्रश्न चिन्ह लगाया। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे जी ने भी इस पर आक्षेप लगाया। तो इस संदर्भ में मैं बता देना चाहता हूँ कि एक कहावत भी है कि पेड़ पर अभी 4 फल लगे ही हैं कि चारों ओर से निशाने लगने लगे। इस कहावत का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो 4 निर्णय सुनाया है, पहला जो वो आपको अभी जो विजय शाह को लेकर के आया है, जिन्होंने सेना के प्रवक्ता सोफिया कुरैशी पर गलत टिप्पणी की, यहाँ तक कि उनको आतंकवादियों का बहन कह दिया। दूसरी बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर के जो इनका निर्णय आया है और वक्फ अधिनियम पर भी कुछ ऐसा ही निर्णय आने की संभावना है। तो इस तरह से जो 4 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आए हैं, अभी आने वाले ही हैं, या अभी एक तरह से एक जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पावर को प्रतिबंधित करने को छोड़ करके देखा जाए तो अब इन पर चारों ओर से निशाने लगने लगे हैं। एक और ये है जो हो सकता है कि निशिकांत दुबे जी पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणियाँ की है वो बहुत ही अशोभनीय है। तो इस तरह से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का जो पावर है एक तरह से संविधान की संरक्षक की है, प्रजातंत्र की रक्षक की है, संविधान के व्याख्याता की है। अगर राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक माने जाते हैं, गार्जियन माने जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के व्याख्याता के रूप में जाने जाते हैं। वो जनतंत्र की हितों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं और इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके
जो प्रस्तावना को आधार बनाकर लोकतंत्र की रक्षा करने की बात की है वो सही है। इस चलते जहाँ भी संविधान में कोई संशय उत्पन्न होता है उसको दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना का सहारा लेती है। थैंक्स।